जय हिंद। फार्मा के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन पे, जिसमें हम लोग एसिड बेस का डिफरेंशिएशन समझेंगे, एसिड बेस का टाइट्रेशन होता है वो कैसे समझेंगे, और इसके क्या क्या थ्योरीज हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं टाइट्रेशन का मतलब। तो जब कभी भी हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिड एंड बेस के वॉल्यूम का अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब इसके इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। Acid base titration is a method in chemistry that allow quantitative analysis of the concentration of unknown acid or base solution. Means acid base titration केमिस्ट्री का एक मेथड है जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किसी भी अननोन एसिड या बेस का, मतलब कि इसमें हम किसी भी अननोन एसिड या बेस के सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को या कॉन्सेंट्रेशन को किसी दूसरे एसिड या बेस जिसका हमें पहले से स्ट्रेंथ पता है उसकी सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आया। पहला क्या आया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक दूसरा टर्म आया कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग ये दोनों समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो समझिए, कोई भी सॉल्यूशन है जो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक है सॉलिड पार्टिकल्स जो हम लोग बाहर से मिलाते हैं, और एक पहले से जो रहता है जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कोई लिक्विड में बाहर से सॉल्यूट कितना मिलाएं, ये सॉल्यूट कितना मिलाएं, ठीक है, तो जब सॉल्यूट को उस लिक्विड में मिलाते हैं तो कितना अमाउंट में वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिला है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। इसको जनरली हम लोग मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर means how many moles of solute dissolve in per liter of solution। इसी को क्या समझते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि समझिए, एक हम लोग चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया या नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया, तो उस पानी में कितना अमाउंट हम लोग नमक डाले हैं या चीनी डाले हैं, तो जो अमाउंट हम लोग उसमें डाले हैं वो उस सॉल्यूशन का, उस शरबत का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब दूसरा टर्म था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए, हम किसी भी पदार्थ के दो चीज़ों के बारे में जनरली एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहला हो गया उसके गुण के बारे में, और दूसरे हो गया कि उसमें वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर किसी के हम लोग गुण के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि उसका क्या हो गया, कलर, टेस्ट, पीएच, ठीक है, ऑर्डर, ये सब सारा कुछ, तो वो सब सारा कुछ उसके गुण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि अगर उसके हम लोग अमाउंट के बारे में देखते हैं कि कितना मात्रा में वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, जैसे कि हम उसका वेट देखते हैं कि कितना केजी बाहर का, कितना ग्राम का है, उसमें कितना वॉल्यूम है या कितना मोल प्रेजेंट है, तो ये सब सारा कुछ क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर गुण देखेंगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, और अगर अमाउंट देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जब भी हम लोग
एसिड बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड है जो बेस के गुण को कम करना चाहता है और बेस है जो एसिड के गुण को कम करना चाहता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इसलिए इसको न्यूट्रल रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इन जनरल एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग एक कलर यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, अगर इंडिकेटर की बात किया जाए तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है वो है फिनोप्थालीन और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थालीन जनरली इन जनरल जब हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में ये कलरलेस होता है और जैसे 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 ही ये इसमें पिंक होगा, बेस ऐड करेंगे तो एक कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एसिड में रेड कलर शो करता और जैसे ही उसमें बेस का अमाउंट बढ़ेगा तो वो येलो में चेंज हो जाता है। ये सारे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझिए, ये पूरा सेटअप है जिसमें कि ये आपका पूरा होल्डर हो गया, ये पूरा होल्ड करने वाला हो गया, ये आपका बेस हो गया। ये शीशा वाला ये शीशा जो देख रहे हैं इसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है। ठीक है, ये स्टॉपर की मदद से हम लोग ऊपर से गिरने वाले जो भी एसिड या बेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे जो ये फ्लास्क है इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, इसे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क या एर्लेनमेयर फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, एर्लेनमेयर फ्लास्क का ही दूसरा नाम कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अब समझिए इसका जो बेस पॉइंट होता है, ये जो बेस है ये बेस जनरली वाइट कलर का होता है, क्योंकि इन जनरल हम लोग एसिड को नीचे कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और बेस को ऊपर लेते हैं। ये जो ऊपर में है इसको ब्यूरेट बोलते हैं, उसमें बेस को लेते हैं। इसमें जनरली बेस जिसका हमें कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पता रहता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाता है और उसी के मदद से दूसरे के स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को पता करते हैं। तो जिसका पता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऊपर में जो बेस है इसका हमें कंसंट्रेशन पता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन। और इसके मदद से हम लोग इस एसिड के स्ट्रेंथ को पता करेंगे। तो इसमें बूंद बूंद करके ये जो इसका जो स्टॉपर है इसको ओपन करते हैं और बूंद बूंद करके बेस को गिराते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि ये जो एसिड सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे एसिड से इस बेस के गिरने के कारण ये धीरे धीरे रिएक्ट करके न्यूट्रल होते जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि सारा एसिड बेस से न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल होने के बाद जैसे ही एक बूंद एक्स्ट्रा गिरता है, इसमें जो इंडिकेटर रहता है वो बेस के अमाउंट बढ़ने के कारण कलर शो कर देता है, कलर शो करेगा। तो कलर शो करेगा तो हम समझेंगे कि अब ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है और वही जहाँ पे जैसे ही कलर शो किया वही उसका एंड पॉइंट मानते हैं। और वहाँ पे मानते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ बेस के स्ट्रेंथ के बराबर हो गया और उस दोनों को इक्वेट करके अगर एसिड का पता है तो बेस का निकाल लेंगे, अगर बेस का पता है तो एसिड का निकाल लेंगे, एक दूसरे को इक्वेट करके। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें कौन कौन इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले ब्यूरेट यूज करते हैं, जो ऊपर में जिसमें कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि बेस ऐड कर रहे थे वो अपना ब्यूरेट हो गया। व्हाइट टाइल, यहाँ पे व्हाइट टाइल रखते हैं ताकि इसमें जो भी कलर चेंज हो रहा है कॉनिकल फ्लास्क में उसको अच्छे से कंसीडर किया जा सके। और इसमें एक पिपेट होता है। पिपेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऑपरेटस है जिसके मदद से हम लोग इसमें
या नीचे में जो भी जितना अमाउंट में चाहे, एक इसमें फिक्स ये जो ब्यूरेट है, सॉरी ये पिपेट है, पिपेट में एक फिक्स नंबर में मार्किंग रहती है जो कि इसके वॉल्यूम को दिखाती है, और इसके मदद से शक करके इसमें एसिड या बेस को ब्यूरेट या कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब एसिड बेस इंडिकेटर समझते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर ए इंडिकेटर है जो कि एंड पॉइंट शो करवाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि जनरली फिनोप्थलीन ऐड करता है या मिथाइल ऑरेंज करते हैं, बट ये डिपेंड करता है रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं उस पर। फिर एलन मेयर फ्लास्क ऐड करते हैं जिसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क बोल रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो नॉन सॉल्यूशन का कंसंट्रेट, किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से पता है, और उसके मदद से दूसरे के सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को हम लोग निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। अब समझने की कोशिश करिए। एक ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, नोन रहेगा, और जो नीचे में ले रहे हैं जैसे कि एसिड लिए हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, अननोन होगा। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यानी कि बेस को धीरे धीरे करके एसिड में गिराएंगे और उसके कलर को हम लोग एनालाइज करेंगे, और जहाँ पे कलर चेंज होगा या कलर शो करेगा तो हम लोग समझेंगे कि वो उसका एंड पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग मेथड समझने की कोशिश किए। तो मेथड हम पहले ही बता दिए हैं, बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन ए सुटेबल पीएच इंडिकेटर मस्ट बी चूजन। तो हम लोग एक कभी मेथड स्टार्ट करने, सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक सुटेबल तरह का हम लोग इंडिकेटर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि बेस को गिराना स्टार्ट करते हैं। तो गिराते गिराते एक टाइम ऐसा आता है कि कलर शो करता है। ठीक है, तो कलर शो करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये जब भी एंड पॉइंट आएगा तो उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और नीचे में भी क्या लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, और दोनों जब रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100% क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और उसका पीएच लगभग 7 होगा। जैसे कि ऐसे समझिए कि दो सेम एनर्जी का सेम ताकत वाले कुत्ते को ऐड किए, ठीक है ना, आपस में लड़ा दिए, तो रिजल्ट क्या होगा कि दोनों जब तक ताकत रहेगा दोनों लड़ते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों थक जाएंगे और दोनों लड़ना बंद कर देंगे। लेकिन न इसमें पहला कुत्ता जीतेगा ना दूसरा कुत्ता जीतेगा, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसी तरह समझिए। अब सेकंड हम लोग लेते हैं, एक इसमें क्या लिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले, और दूसरा क्या हो सकता है कि जो बेस ले रहे थे वो क्या ले लें, वीक लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा, उसका पीएच है जो 7 से कम होगा। पीएच समझते हैं, पीएच है जो एसिड और बेस को नापने का तरीका है, जिसमें कि बेस 7 को हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रल है, अगर 7 से जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब कि वो मोर एसिडिक होते जाएगा, और बेस की ओर बढ़ेंगे तो वो 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो वो मोर बेसिक होते जाएगा, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझिए एक कुत्ता है कोई, ठीक है, और एक तरफ बिल्ली है, ठीक है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, ठीक है। मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड वाला कुत्ता और एक बिल्ली है, और उसको बीच से ऐसे रस्सी खींचने के लिए दे दे, तो वो रस्सी को खींचेगा तो कौन किसके तरफ खिंचाएगा, जाहिर सी बात है कि कुत्ता है जो बिल्ली को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, अपनी ओर खींच लेगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाले है जो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो एसिड का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से ज्यादा हो, 7 से कम होगा। सेम उसी तरह
नेक्स्ट में क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। वीक एसिड लिए और स्ट्रॉन्ग बेस लिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अब एक कुत्ते को शेर के साथ ऐसे रस्सी खींचने के लिए लगा देते हैं। तो अब बलवान कौन है, शेर की कुत्ता। यहाँ पे कौन बलवान हो गया, शेर। तो शेर क्या करेगा, अपनी ओर उस कुत्ते को खींच लेगा। उसी तरह जैसे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो बेस की प्रॉपर्टी कैसा होती है कि उसका पीएच क्या हो, 7 से ज़्यादा हो। तो रिजल्ट क्या होगा, आफ्टर टाइट्रेशन उस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा यानी कि पीएच होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, यानी कि 7 से उसका ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एसिड, वर्ड एसिड एक लैटिन वर्ड से आया है, एक्री। ठीक है, एक्री। इसका मतलब होता है सॉवर। सॉवर मीन्स खट्टा। क्या होता है, खट्टा। तो और जो एसिड है, सारे के सारे एसिड है, कैसा होता है, खट्टा टेस्ट का होता है। जैसे कि ये बच्चा है, ये मुंह टेढ़ा कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये नींबू को खा रहा है और ये कैसा है, खट्टा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, विनेगर, ठीक है, सॉवर मिल्क यानी कि खट्टा दूध, या लेमन जूस देख लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, खट्टे टेस्ट में होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं बेस के बारे में, बर्ड बेस। तो जनरली बर्ड बेस का बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, इसका कोई भी टेस्ट से लेना देना नहीं है। ठीक है ना। सारे बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि कड़वे, बहुत ही ज़्यादा कड़वे टेस्ट के होते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि सरसों, जो कि कैसा टेस्ट होता है उसका, बीटर। उसके सीड को खाइएगा तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन, इसलिए लोग खाते नहीं हैं। या कफ सिरप, या साबुन, अगर गलती से साबुन नहाते टाइम मुंह में चला जाए तो वो बहुत ही कड़वा लगता है, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा है, वो बेसिक नेचर का है, इसलिए उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। अब एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरी हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सब अपना अपना थ्योरीज दिए थे, जिसमें कि 3 फेमस थ्योरी है। पहला क्या हो गया, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा क्या हो गया, ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी, जिसको शॉर्ट में ब्रॉन्स्टन लिख दी। तीसरा लेविस थ्योरी। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी समझने की कोशिश करिए। ठीक है। एसिड के लिए पहले हम लोग एसिड के लिए पढ़ते हैं। आर्हेनियस थ्योरी किसके लिए पढ़ते हैं, एसिड के लिए पढ़ते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी में बताया गया कि कोई भी एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, कोई भी एसिड, उसको बताया गया कि कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डाले, यानी कि पानी में जाए, ठीक है, जैसे कि ए सब्सटेंस है तो पानी में जाए तो क्या रिलीज करे, H+ आयन रिलीज करे। क्या रिलीज करे, H+ आयन। तब उसको क्या समझेंगे कि एसिड है, H+ आयन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। मतलब कि कोई भी आपका सब्सटेंस हो गया, वो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी। तो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और H+ आयन फिर से उसमें पहले से जो H2O प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई H+ आयन पानी में जानने के बाद हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। उसी तरह बेस के बारे में समझते हैं। तो बेस के बारे में बताया गया कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में जाए, ठीक है, तो OH- रिलीज करे। क्या, OH- यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करे, तो क्या कहलाएगा, वो आपका बेस कहलाएगा। ठीक है। तो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करता है तो एसिड, और OH- रिलीज करता है तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। देखिए, इसकी बहुत सारे लिमिटेशन है, मतलब कि ये बहुत जगह पे गलत हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोला गया था कि पानी में जाए तो क्या H+ दे, और पानी में और तो एसिड, और अगर OH- दे तो बेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि पानी में नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम पानी में नहीं घुलाएं, जैसे कि अमोनिया में घुला दें, सल्फर में घुला दें और अल्कोहल में घुला दें। जैसे कि H+ को अल्कोहल में घुला दें, सल्फर डाइऑक्साइड में घुला दें, या अमोनिया में घुला दें, हाइड्रोजन क्लोराइड ये सबको, तो क्या वो एसिड नहीं है? फिर भी वो एसिड होंगे। तो वो सिर्फ आर्हेनियस किसकी बात किया था? एक्वस सॉल्यूशन की, लेकिन नॉन एक्वस के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। तो यहाँ पे इसका थ्योरी क्या हो जाता है? लिमिट कर जाता है। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं जैसे कि CO2 जनरली एसिडिक नेचर का होता है, SO2, SO3, N2O5 ये सारा कुछ एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई भी H+ आयन रिलीज कर रहा है? नहीं रिलीज कर रहा है। इसमें H+ प्रेजेंट भी नहीं है, फिर भी कैसा नेचर का है? ये एसिडिक नेचर का है। तो तब यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? ये थ्योरी लिमिट करिए। तीसरा हम लोग समझते हैं बेस के बारे में, क्या बोला था कि OH- रिलीज करे, लेकिन बहुत सारा है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये कहीं भी OH- हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन नहीं करता है, फिर भी कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी गलत हो गया। तो इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में। तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार ये बोला गया है कि जो एसिड डोनेट करे, एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। इस सॉल्यूशन के बारे में बोला ही नहीं, बस ये बोला कि एसिड बस वो कहलाएगा जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे। कहीं पे भी प्रोटॉन को क्या कर दे, अगर डोनेट कर दे तो एसिड है। ठीक है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट, वही बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के बारे में मत नहीं बोला, ये सिर्फ बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर दो वो एसिड। जैसे कि HA है, ठीक है ना, वो सिंपली क्या किया? H+ आयन को डोनेट कर दिया, तो क्या कहलाएगा? एसिड। उसी तरह बेस के बारे में बोला, ये OH के टर्म में नहीं बोला, ये बोला कि ब्रॉन्स्टेड ये बोला कि कोई भी बेस वो कहलाएगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी कि H+ को एक्सेप्ट करे, तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो कि H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए B है जो H से रिएक्ट करके BH+ बन गया, मतलब कि B है जो यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट किया, तो यह क्या कहलाएगा? यह बेस कहलाएगा। मतलब कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात ही नहीं किया। तो अगर सॉल्यूशन की बात नहीं किया तो एक्वस और नॉन एक्वस की बात ही नहीं आती है। तो ये बहुत हद तक सही है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? लेविस एसिड एंड बेस के बारे में। तो लेविस बेस और लेविस एसिड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं लोन पेयर के बारे में या इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में। देखिए जैसे कि समझिए अमोनिया है, NH3 है, तो NH3 है तो नाइट्रोजन के बाहर में कितना है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन के बाहर में इन जनरल सबसे बाहर वाले कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में आपका 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है जो फ्री बैठा है, वेला बैठा है। ठीक है ना। तो ये बेला बैठा है, तो ये चाहता है कि किसी को हम डोनेट कर दें या एक्सेप्ट कर दें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है, ठीक है ना, इस पेयर को ही क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। जैसे कि पानी के बारे में समझते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन पानी में क्या होता है? H2O होता है। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन के बाहर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें से क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ का हाइड्रोजन, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लिया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर और एक दूसरा पेयर। तो मतलब कि H2O में कितना पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें दो पेयर है, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर बोलेगा, ठीक है। अब समझिए, तो अगर ये जो पेयर बचा है या लोन पेयर बचा है, ठीक है, तो लोन पेयर ये अगर बचा है, तो अगर ये बचा हुआ लोन पेयर अगर किसी को ये डोनेट करेगा तो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे कि NH3 है, वो H+ से मिलके क्या NH4 बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये यहाँ पे लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। उसी तरह हम लोग BH3 के बारे में देखते हैं। ये BH3 है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सब्सटेंस है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है। ये हमेशा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लें, तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोल देंगे, लेविस एसिड बोल देंगे। अब वो ओवरऑल कंक्लूजन समझने की कोशिश करते हैं तीनों थ्योरीज के। तीन थ्योरीज दिया गया था, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लेविस के बारे में। तो आर्हेनियस के बारे में बताया गया था कि जो प्रोटॉन देता हो सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या हो गया, एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा, सॉरी, आर्हेनियस के बारे में बोला गया था कि जो प्रोटॉन देता है सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी में जाने के बाद प्रोटॉन अगर देगा, H+ आयन को देगा तो एसिड कहलाएगा, और जो OH- को देगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन को देगा पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसी तरह ब्रॉन्स्टेड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉन्स्टेड के बारे में ये बोला गया है कि ए पहला बात तो इसमें बोला गया कि कोई भी सॉल्यूशन की बात नहीं किया, बोला कि कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन देगा, डोनर होगा, ठीक है, अगर प्रोटॉन देगा तो क्या कहलाएगा, एसिड, और कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन को आप एक्सेप्ट करेगा तो बेस। देखिए ये दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें भी बोला था कि प्रोटॉन देगा तो एसिड, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देगा यानी कि OH- देगा, OH- देगा तो बेस। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया था, सॉल्यूशन बोला था, और क्या बोला था, एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो भी बोला है सिर्फ प्रोटॉन के टर्म में बोला है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं किया गया। तो प्रोटॉन अगर देगा तो क्या कहलाएगा, एसिड, अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस। और लेविस में बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इसके साथ ही हमारा सेशन अब समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।